हेलो, माय नेम इज़ वरुण। हम भिवानी पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल से इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये वीडियो जो है वो आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चों के लिए ज़्यादा फेवर करेगा उनको कि हमारे यहाँ एक पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट में जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें दो बुक है। पॉलिटिकल साइंस में हमारे यहाँ एनसीईआरटी का बुक चलता है, जो सीबीएसई का रिकमेंडेशन है। एनसीईआरटी में दो बुक है, एक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा है पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी फर्स्ट जो बुक है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को पढ़ना है। दूसरा बुक जो है वो पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ना है कि पॉलिटिक्स में जो थ्योरीज है, जैसे एरिस्टोटल का, मैकियावेली का, कौटिल्य का, गांधी का जो फिलॉसफी है, अंबेडकर का जो फिलॉसफी है, राइट्स पे अंबेडकर की क्या फिलॉसफी है, उसको हमको ज्यादातर पढ़ना है। तो फर्स्ट चैप्टर जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें एक फर्स्ट बुक जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो है कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बनता है, जर्नी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से है, कि भारत का जो संविधान है वो किस तरह से बनता है, उसके बारे में डिटेल में उसमें दिया गया है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। तो उसके बारे में सारी चीज हम इस वीडियो के तहत देखेंगे। तो अगर आप देखें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनने की जो जर्नी है, हमें लगता है कि वो जर्नी जो है वो हम बुक में पढ़ते हैं कि 2 साल 11 महीना और 18 दिन में कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। 2 साल 11 महीना और 18 दिन में कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। ये हम नॉर्मली बुक में यही पढ़ते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है वो 2 साल 11 महीने और 18 दिन। बट ये बात किस हद तक ट्रू है, ये इसके थ्रू मैं बताऊंगा कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो था, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काम जो किया था वो 2 साल 11 महीने और 18 दिन काम किया था। 2 साल 11 महीने 18 दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने सिर्फ काम किया था। बट कॉन्स्टिट्यूशन बनने की जो जर्नी है वो जर्नी बहुत पहले से स्टार्ट होता है। वो करीबन 200 साल पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बनने की जर्नी स्टार्ट होता है और वो स्टार्टिंग होता है रेगुलेटिंग एक्ट से। तो अगर आप थोड़ा सा डिटेल में इसको देखेंगे तो आपको ये मिलेगा कि इंडिया जो है वो 1498 में वास्को डिगामा नाम से जो पर्सन है वो इंडिया आता है और उसके बाद 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए ट्रेडिंग के पॉइंट से इंडिया आता है। ट्रेडिंग के पॉइंट से ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आता है। 1498 में वास्को डिगामा फ्रॉम पुर्तगाल वो इंडिया आता है, इंडिया की डिस्कवरी इंडिया आता है ट्रेडिंग के लिए। बट एज ए कंपनी जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो 1600 में आता है और उसको जो पावर मिलता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, रेगुलेशन का जो पावर मिलता है वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से मिलता है कि वो कंपनी के रूप में इंडिया आया था, एक कंपनी रन करने के लिए आया था। बट ब्रिटिश काउंसिल ने, ब्रिटिश क्राउन ने उसको रेगुलेटिंग का पावर दिया आपका 1773 में। और रेगुलेटिंग का मतलब आप इंडिया को रेगुलेट भी कर सकते हो। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया। उसके बाद आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया, यह है। उसके बाद आपका चार्टर एक्ट 1793 में आया। उसके बाद चार्टर एक्ट 1883 में 1813 में आया। उसके बाद फिर चार्टर एक्ट 1833 में आया। उसके बाद चार्टर एक्ट 1853 में आया और उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में आया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो फिर आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 और ये आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसको कहते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 भी कहते हैं, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। अब मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म क्यों कहते हैं? मॉर्ले जो था वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था और मिंटो जो था वो वाइसराय ऑफ इंडिया था, इसलिए मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं। इस सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे लेटर ऑन। और एक आता है इंडियन काउंसिल एक्ट, इसको मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी इसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेस बनता है। और उसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट पास करता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो अगर आप देखें तो जर्नी देखें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बनने का जो जर्नी है, वो जर्नी तो आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से ही स्टार्ट हो जाता है। बट हमें कहा जाता है कि आपका जो संविधान है वो 2 साल 11 महीने 18 दिन में बना। वो 2 साल 11 महीने 18 दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काम किया और उसने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। बट ये जर्नी जो है वो रेगुलेटिंग एक्ट से ही स्टार्ट हो गया और उसी समय से हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट कर दिया। मतलब ब्रिटिश ने हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट कर दिया और हमने उनमें से मेजर एक्ट्स को अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को बेस बनाया। यहां तक हमारा सब कुछ पाइल अप हो चुका था। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है
उसको बेस बना करके हम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास करता है ब्रिटिश पार्लियामेंट, और फिर जाकर के हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनता है, और फिर वो इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है। तो अगर आप देखें तो एक और बात होता है कि भाई ऐसा क्या कारण था कि जो पर्सन 1773 से या 1600 से आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में था, और उसने इंडिया को आजादी क्यों दे दी। मतलब क्वेश्चन ये होता है कि व्हाई इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, ऐसा क्या कारण था कि इंडिया को आजादी मिल गई। और आजादी के साथ ही इंडिया दो डोमिनियन में बनता है, एक डोमिनियन ऑफ इंडिया बनता है और दूसरा डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान बनता है, दो बनता है। तो ऐसा क्या कारण था कि दो डोमिनियन बना और इंडिया को आजादी मिली, इसका क्या रीजन था, व्हाट्स द बिगेस्ट रीजन। तो इसको भी हमें टटोलना जरूरी है, बिकॉज छोटे 6th 7th 8th 9th 10th में हम पढ़ते आ रहे हैं कि भाई गांधी का रोल था, इसका रोल था, इसका, बट मेजर क्या था 11th क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से कि मेजर क्या रोल था कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलता है 1947 में ही क्यों मिलता है। बिकॉज अगर देखें फ्रीडम स्ट्रगल तो 1857 से स्टार्ट होता है, बट इंडिपेंडेंस आपको 1947 में ही क्यों मिलता है, व्हाट्स द बिगेस्ट रीजन। तो इसको भी हम देखेंगे, आगे देखते हैं। अगर आप देखें तो इसको इंडिपेंडेंस हमें क्यों मिलता है, इसके लिए मैंने लिखा कि वाई भारत को 1947 में ही आजादी क्यों मिलता है, उससे पहले क्यों नहीं मिलता है, उसका रीजन। अगर आप सबसे पहला रीजन देखें, जो इकोनॉमिकल रीजन में बताना चाहता हूं कि इकोनॉमिकल रीजन बताना चाहता हूं, वो इकोनॉमिकल रीजन क्या था कि इंडिया जो था वो ब्रिटिश के लिए एक घाटे का सौदा बन चुका था, डेफिसिट कंट्री हो चुका था। अब डेफिसिट कंट्री क्या है कि आपको जितना रेवेन्यू आ रहा है इंडिया से, रेवेन्यू जितना आ रहा है उससे ज्यादा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था इंडिया में, उससे ज्यादा रेवेन्यू इंडिया में खर्चा था। मतलब जितना ब्रिटिश को एज ए टैक्स के थ्रू आता था उससे ज्यादा इंडिया में उनको खर्चे हो रहे थे। तो इंडिया एक घाटे का सौदा था ब्रिटिश के लिए। सबसे बड़ा रीजन तो ये था भारत की आजादी को लेकर के, क्योंकि अगर आप देखें तो गांधी जब इंडिया में आए 1915 में, तो उसके बाद जो जो प्रोटेस्ट गांधी ने किया, चाहे वो सिविल डिसोबीडियंट किया या नॉन कॉपरेशन किया, नॉन कॉपरेशन पहले किया, या सबसे पहला आपका उन्होंने आपके चंपारण में जो प्रोटेस्ट किया, उन सारे प्रोटेस्ट से लेकर 1942 तक क्विट इंडिया मूवमेंट तक अगर आप देखें तो गांधी ने या जितने भी फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने क्या मेन मैसेज क्या दिया। जो मेन मैसेज उन्होंने दिया कि आप ब्रिटिश को टैक्स पे मत करो, आप अवॉइड करो टैक्स पे करना और आप उनके रूल को तोड़ो। तो मेन जो रीजन था कि भारत से जितना रेवेन्यू आना चाहिए उससे ज्यादा रेवेन्यू भारत में खर्चा हो रहा था, तो उनके लिए घाटे का सौदा था। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन था कि वो किसके दम पे इंडिया को आजादी दे रखे थे, उन्होंने किस कारण से इंडिया को कैप्चर कर रखा था, इंडिया ब्रिटिश का कॉलोनी था, उसका क्या रीजन क्या था। तो सबसे बड़ा रीजन था ये आर्मी, आर्मी सबसे बड़ा रीजन था। अब आर्मी रीजन जो था वो क्या था कि इंडिया में 3 तरह की आर्मी थी, रॉयल इंडियन आर्मी, रॉयल इंडियन नेवी और रॉयल इंडियन एयरफोर्स। अब इन तीनों ने मिलकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ स्ट्राइक मतलब म्यूटिनी कर दिया। आर्मी में नेवी ने भी, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स ने, तीनों ने म्यूटिनी कर दिया, विद्रोह कर दिया। अब जिसके दम पे वो इंडिया को आजाद गुलाम बना के रखे थे उन्हीं ने इन्हीं के खिलाफ म्यूटिनी कर दिया, विद्रोह कर दिया कि नहीं हम आपको कॉपरेट अब नहीं करेंगे। अब उसका रीजन अलग है कि सुभाष चंद्र बोस ने 1942 में जो इंडियन नेशनल आर्मी बनाया था, उस आर्मी के लोगों को जब उन्होंने रेड फोर्ट पे ट्रायल स्टार्ट कर दिया था तो उन्होंने देखा कि भाई हमारे सैनिकों को ब्रिटिश इस तरह से हमारे भाई बंधुओं को मार रहे हैं, तो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को कॉपरेट करने से मना कर दिया। तीसरा अगर देखें तो वर्ल्ड वॉर भी हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, और वर्ल्ड वॉर 2 जो था वो 1939 से लेकर के 45 तक चला था। इसमें 2 पावर थे, एक तरफ ब्रिटिश और दूसरी तरफ आपका इटली था, जर्मनी, इटली तो नहीं था, जर्मनी था दूसरी तरफ, तो जर्मनी था, एक तरफ ब्रिटिश था। तो अगर आप देखें तो वर्ल्ड वॉर 2 तो ब्रिटेन जीत जाता है, ब्रिटेन जो था वो वर्ल्ड वॉर 2 तो जीत जाता है, लेकिन उसकी इकोनॉमी पूरी तरह से टूट गया था। उसका जो इकोनॉमिकल बेस था, इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर था, वो पूरी तरह से टूट गया था। कि वर्ल्ड वॉर 2 तो डेफिनेटली यूएस की फंडिंग की वजह से या यूएस का मिलिट्री सपोर्ट की वजह से वो जीत जाते हैं वर्ल्ड वॉर 2, लेकिन उनका बेस जो है वो खत्म हो चुका था, उनका इकोनॉमिकल बेस ही खत्म हो गया था। और दूसरा था कि इंडिया जैसा कॉलोनी जो था, इंडिया जैसा कॉलोनी जिस कॉलोनी से घाटे का सौदा बन चुका था, और इंडिया जैसा और भी कॉलोनी थे जो उनके लिए डेफिसिट
फाइनेंस बन गया था कि वहां से रेवेन्यू नहीं आ रहा था बल्कि रेवेन्यू ज्यादा खर्चा हो रहा था। तो उनको यह था कि भाई हम कितने दिन तक इनको गुलाम रखेंगे, हम कितने दिन तक इनको अपनी कॉलोनी बना के रखेंगे और हम अपने कंट्री से इनको खर्च करेंगे। और वहां पर चौथा जो रीजन था कि वहां पर इलेक्शन होता है, वहां इलेक्शन होता है, इलेक्शन में 2 पर्सन रहते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में विंस्टन चर्चिल वाज द प्राइम मिनिस्टर एंड आपका इलेक्शन होता है। जस्ट यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 जीतता है लेकिन इलेक्शन हार जाता है। विंस्टन चर्चिल जो वहां के प्राइम मिनिस्टर थे, चर्चिल जो वहां के प्राइम मिनिस्टर थे, वो ब्रिटेन को वर्ल्ड वॉर 2 जिताते हैं, लेकिन जब जो वहां इलेक्शन होता है तो ही लॉस्ट द इलेक्शन एंड क्लेमेंट एटली बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। और क्लेमेंट एटली ने कह रखा था कि व्हेन आई बिकेम द प्राइम मिनिस्टर इन द इलेक्टोरल मैनिफेस्टो, तो मैं कॉलोनी को आजाद करूंगा। और साथ ही साथ चौथा जो सबसे बड़ा, पांचवा जो सबसे बड़ा रीजन आता है, वो रीजन देख के आपको रह जाएगा कि यूएन का प्रेशर था, यूनाइटेड नेशन का प्रेशर था। अब प्रेशर क्या था भाई, क्या कारण से वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 हुआ जिसमें हजारों लाखों लोग मारे गए? उसका कारण था ये कॉलोनी, मतलब ज्यादातर कंट्री को अपनी कॉलोनी बना के रखना है। अब ज्यादातर कंट्री को अपनी कॉलोनी बनाता करता है, एक कंट्री दूसरे कंट्री से लड़ेगा, तो आप डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस करो, आप हर कंट्री को एज ए नेशन स्टेट बनाओ, उसको नेशन के रूप में आजादी दो, आप उसको नेशन बनाओ। इसके कारण ये यूनाइटेड नेशन का प्रेशर था। इससे पहले भी लीग ऑफ नेशन बना था 1990 में, बट लीग ऑफ नेशन का उतना ज्यादा प्रेशर नहीं था, उतना ज्यादा यूनाइटेड नेशन का प्रेशर था 1945 में। अगर आपको याद होगा 24 अक्टूबर 1945 में यूनाइटेड नेशन बनता है और उसका प्रेशर था कि आप जो है कंट्री को डीकोलोनाइज करो। वर्ल्ड वॉर 1 भी इसलिए हुआ कि ज्यादातर कंट्री हमारी कॉलोनी होना चाहिए, हम अपने यहां से जो गुड्स बनाते हैं, फिनिश गुड्स, उसको हम कॉलोनी में जाके बेचे और वहां से रॉ मटेरियल लेके आए। यही मोटिव था। यूनाइटेड नेशन का प्रेशर था कि आप जो है ज्यादा से ज्यादा कंट्री को डीकोलोनाइजेशन करो, आप उनको अपनी नेशन स्टेट बनने दो, वो अपने दम पे खड़े हो। इसके कारण से इंडिया को आजादी मिलती है। रिकैप करते क्यों आजादी मिलती है, क्वेश्चन है कि भाई ऐसा क्या कारण था कि 1947 में आपको भारत आजाद हो जाता है? तो सबसे बड़ा कारण था इकोनॉमिकल कारण। इकोनॉमिकल कारण में क्या था कि इंडिया से जितना रेवेन्यू आ रहा था उससे ज्यादा रेवेन्यू इंडिया में खर्चा हो रहा था, मतलब ब्रिटेन के लिए इंडिया एक घाटे का सौदा था। दूसरा, जिस आर्मी के दम पे वो डेफिनेटली हमारे ऊपर राज कर रहे थे, चाहे इंडियन आर्मी हो, नेवी हो और एयरफोर्स, उन्होंने उनके खिलाफ विद्रोह किया। तीसरा जो रीजन था कि वर्ल्ड वॉर 2 में उनकी इकोनॉमी की कमर टूट जाती है। ब्रिटेन की इकोनॉमी की पूरी तरह, वर्ल्ड वॉर 2 जीतते हैं लेकिन उनकी कमर टूट जाती है और उनको लगता है कि अब ये घाटे को हम, डेफिसिट को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। चौथा रीजन था कि वहां पर इलेक्शन होता है और इलेक्शन के बाद क्लेमेंट एटली बिकेम द प्राइम मिनिस्टर और उनका इलेक्टोरल मैनिफेस्टो में ही था कि हम डीकोलोनाइजेशन करेंगे, हम आजादी देंगे इन कंट्रियों को। और साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन बना था 24 अक्टूबर 1945 में, जिनका कहना था कि आपको वर्ल्ड में पीस, स्टेबिलिटी और ग्रोथ के लिए आपको कंट्री को डीकोलोनाइजेशन करना पड़ेगा। और चौथा, हम अपने फ्रीडम फाइटर को भी नहीं भूल सकते, बिकॉज इनका भी बहुत बड़ा रोल था, फ्रीडम फाइटर का भी। उनको फॉरगेट करना उनके साथ नाइंसाफी होगा। जो फ्रीडम फाइटर थे, उनका भी बहुत बड़ा रोल था। अब उस फ्रीडम फाइटर में गांधी हो, चाहे बोस हो, चाहे भगत सिंह हो, इन सबका भी बहुत बड़ा रोल था। अगर आप देखें तो गांधी का रोल, गांधी व्हेन केम फ्रॉम साउथ अफ्रीका से जब इंडिया आते हैं 9 जनवरी 1915 को, तो वो इंडिया में आके बहुत बड़ा प्रोटेस्ट को लॉन्च करते हैं। इतना बड़ा प्रोटेस्ट, चाहे वो चंपारण हो, चाहे वो सिविल नॉन कॉपरेशन हो, ब्रिटिश को नॉन कॉपरेट करने का हो, उससे पहले खेड़ा और अहमदाबाद भी उन्होंने किया था। उसके बाद आपका साबरमती में जाकर के सिविल डिसोबीडियंट करते हैं। उसके बाद 1942 में आपका क्विट इंडिया मूवमेंट करते हैं। ऐसे सुभाष चंद्र बोस जो है वो अपनी सबसे पहले, इंडिया का सबसे पहले आईएएस ऑफिसर थे जो आईसीएस ज्वाइन किए थे और उन्होंने छोड़ दिया। भगत सिंह, जिनका 23 मार्च को मार्टियर डे मनाया जाता है, उनका बहुत बड़ा रोल रहता है। ऐसे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं जिनका बहुत बड़ा रोल था इंडिया को आजादी को लेकर के, बिकॉज, और उसमें सबसे बड़ा रोल गांधी का था। गांधी का जो फिलॉसफी था आपका नॉन वायलेंस, वो भी एक बहुत बड़ा रोल था। साथ ही साथ भगत सिंह और आपका सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों का भी बहुत बड़ा रोल था इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में। अब ये तो हमने देख लिया कि भारत को आजादी क्यों मिली, इसको देख लिया। बट अब ऐसा नहीं था ब्रिटेन एक डेमोक्रेसी था और इंडिया भी
डेमोक्रेसी बनना चाह रहा था, इंडिया भी एस्पायर कर रहा था कि इंडिया वांट्स टू बिकेम ए डेमोक्रेसी। अब सबसे बड़ी बात है कि ब्रिटेन का साइज बहुत छोटा, इंडिया का साइज बहुत बड़ा, इंडिया का पॉपुलेशन बहुत बड़ा, बट इंडिया भी एस्पायर कर रहा था कि हम एक डेमोक्रेसी बने। और उस और पाकिस्तान, ब्रिटेन इटसेल्फ चाह रहे थे कि पाकिस्तान भी एक स्टेबल डेमोक्रेसी बने। बट आयरनी की बात यह है कि इंडिया तो एक स्टेबल डेमोक्रेसी बनता है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो एक स्टेबल डेमोक्रेसी नहीं बन पाता है। अब क्यों नहीं बन पाता है, उसका भी एक रीजन है कि वाई पाकिस्तान कांट बी ए स्टेबल डेमोक्रेसी। भाई इंडिया एक स्टेबल डेमोक्रेसी रहता है, उसका रीजन है कि भारत में क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर है, बट पाकिस्तान में क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। उसका रीजन है कि वहां पर मिलिट्री जो है वो कूप करता है और पॉलिटिकल गवर्नमेंट को जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट इलेक्ट होता है उसको मिलिट्री अपनी चलने नहीं देता है। और आयरनी की बात है कि आज तक 1947 से लेकर के 2024 तक किसी भी गवर्नमेंट ने अपने 5 साल का टेन्योर पाकिस्तान में पूरा नहीं कर पाया। उसका रीजन मैं इस लेक्चर के थ्रू बता दूंगा कि कैसे इंडिया एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी बना और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक लिविंग डॉक्यूमेंट किस तरह से। अगर आप देखें तो उस समय जो इंडिया था वो 2 तरह का इंडिया था। अगर आप उस समय के इंडिया को देखें तो वो इंडिया 2 तरह का था। एक उस समय इंडिया था, उसका नाम था ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश, और दूसरा था प्रिंसली स्टेट। मतलब उसमें 2 भारत रहता था। जैसे मैं इंडिया पाकिस्तान को कंबाइन करके बता रहा हूं कि ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट। अब ब्रिटिश इंडिया जो था वो उसमें था कि ब्रिटेन ब्रिटिश के कंट्रोल में था, और प्रिंसली स्टेट जो था वो किसी राजाओं के कंट्रोल में था। वो राजा उनको गवर्न करते थे। ब्रिटिश इंडिया में ब्रिटिश गवर्न करते थे, उनका ब्रिटिश का शासन चलता था, और प्रिंसली स्टेट में प्रिंस उसको गवर्न, उस राज्य में राजकुमार उसको गवर्न करते थे, उस राज्य के जो राजा रहते थे उसको गवर्न करते थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात हुई तो इंडिया पाकिस्तान का 7 कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात हुई। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास होता है 1946 में और 47 में, सॉरी, और उसमें होता है कि भाई आप इंडिया और पाकिस्तान का कंबाइंड कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाए जिसे कॉन्स्टिट्यूशन बने, ताकि हम ऐसे इंडिया को छोड़ कर ना जाए या ऐसे पाकिस्तान को छोड़ कर नहीं जाए जो कि डेमोक्रेसी ना हो, या जो कि किसी ऐसे के हाथ में चला जाए जो अपने आप को टूट जाए, ब्रोकन हो जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात हुई। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना, और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो स्ट्रेंथ था वो 389 मेंबर थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का स्ट्रेंथ था, जिसमें से मैंने बोला 2 तरह का इंडिया था। ये था ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया का जो स्ट्रेंथ था 296 मेंबर थे ब्रिटिश इंडिया में, और प्रिंसली स्टेट से आपका 93 मेंबर आपके प्रिंसली स्टेट्स थे। ब्रिटिश इंडिया मतलब जो ब्रिटिश का इंडिया था, प्रिंसली स्टेट में जो प्रिंस जिसको गवर्न करते थे वो प्रिंसली स्टेट का 93 स्ट्रेंथ था। अगर आप इसको देखेंगे ब्रिटिश इंडिया, अब क्या था कि पाकिस्तान जो था वो अलग स्टेट ही बनना चाहता था। जिन्ना वांट्स टू पाकिस्तान शुड बी सेपरेट, वो नहीं चाहते थे कि वो हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ रहे, वो सेपरेट चाहते थे। इसलिए जिन्ना जो था वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बाइकाट करना चाहते थे। और इलेक्शन होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जिसमें 296 जो लिखा हुआ ब्रिटिश इंडिया में इलेक्शन होता है। प्रिंसली स्टेट में तो प्रिंस जो है, या तो ये अगर पीछे स्लाइड्स को देखे तो 93 जो नंबर है, इस 93 के नंबर में 93 के नंबर को अगर आप देखें तो इस 93 के नंबर में जो प्रिंसली स्टेट थे वहां से या तो प्रिंस खुद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट बने, या प्रिंस किसी पर्सन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट बना सकता है। इस तरह का मैटर था। अब 296 स्टेट में इलेक्शन होता है। इसमें से 208 स्टेट में इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी थी, 1885 में बनी थी। किसने बनाया था? एओ ह्यूम ने बनाया था। उसके बाद वो 208 सीट्स जीतते हैं। 296 सीट में से 208 सीट आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस जीता है। 73 सीट जो है ये आपका मुस्लिम लीग जीतता है। वो मुस्लिम लीग जो जिन्ना जिसको रोल कर रहे थे। आपको मैं एक फैक्ट यहां बता देना चाहता हूं कि जिन्ना वाज इनिशियली नॉट द मेंबर ऑफ मुस्लिम लीग। जब मुस्लिम लीग 1906 में बना था ढाका में, तो जिन्ना मुस्लिम लीग के मेंबर नहीं थे। जिन्ना वाज द मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, और जिन्ना ने मुस्लिम लीग का अपोज किया था। ये आपको मतलब आयरनी फैक्ट बता देता हूं कि जब मुस्लिम लीग बना था, बहुत सारे लोगों को यह पता रहता है कि मुस्लिम लीग जो है वो जिन्ना ने बनाया। बिल्कुल नहीं। मुस्लिम लीग जब बना था 1906 में, एट द टाइम जिन्ना वाज द मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, और जिन्ना ने मुस्लिम लीग का अपोज किया था। ढाका में जो मुस्लिम लीग बना था उसका पूरी तरह से अपोज किया था, और बहुत दिनों तक मुस्लिम लीग का 1915 तक वो अपोज करते रहे। और 1916 में
जिन्ना एक ऐसे पर्सन थे, मोहम्मद अली जिन्ना, जिसने मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में मर्जर करवाया था। जो मुस्लिम लीग जो ढाका में बना था और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो एओ ह्यूम ने बनाया था, उसका 1916 में जो सेशन होता है, लखनऊ में जो सेशन होता है, वो लखनऊ के सेशन में मर्ज करवाते हैं और उसमें सरोजिनी नायडू कहते हैं कि जिन्ना यू आर द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, कि जिन्ना जो है आप तो एम्बेसडर हो हिंदू मुस्लिम यूनिटी की। कि वो पर्सन जो कांग्रेस बनता है तो इनिशियल कांग्रेस का मेंबर रहता है, और जब 1906 में मुस्लिम लीग बनता है तो वो पर्सन मुस्लिम लीग का अपोज करता है कि कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इज ए सेकुलर पार्टी, मुस्लिम लीग इज नॉट ए सेकुलर पार्टी। मुस्लिम लीग जो है वो सेकुलर पार्टी नहीं है, वो एक कम्युनल पार्टी है। बट लेटर ऑन क्या एक इंसिडेंट होता है उसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, जिसके कारण जिन्ना जो है वो मुस्लिम लीग के मेंबर भी बनते हैं और एक सेपरेट स्टेट, मुसलमानों के लिए सेपरेट स्टेट की डिमांड करते हैं। और वो डिमांड इस तरह से होता है कि एक अलग ही स्टेट बनता है, डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान, और 15 जो है वो इंडिपेंडेंट मेंबर जीत के आते हैं, मतलब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से 15 इंडिपेंडेंट मेंबर जीत के आते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर देखें, नेक्स्ट अगर थिंग्स देखें, नेक्स्ट अगर देखें तो 389 स्ट्रेंथ था आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। बट मैंने बताया कि मुस्लिम लीग ने बाइकआउट किया था, मुस्लिम लीग ने 389 स्ट्रेंथ को बाइकआउट किया था। उन्होंने बोला कि हम आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं रहेंगे, ठीक है, बिकॉज जिन्ना एक सेपरेट स्टेट के लिए मांग करते हैं। 1946 डिमांड तो 1940 से स्टार्ट हो जाता है, बट वो बोलते हैं कि नहीं, हम उस स्टेट का पार्ट नहीं, हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट नहीं रहेंगे। तो इनिशियल जो स्ट्रेंथ था वो 389 था। अब जो स्ट्रेंथ है मुस्लिम लीग के बाइकआउट के बाद, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो स्ट्रेंथ है वो 299 स्ट्रेंथ हो जाता है, ठीक है, 219। अगर आप देखें तो 299 स्ट्रेंथ हो जाता है और 296 जो सीट है, 296 जो सीट है उसमें से 296, सॉरी जस्ट ए मिनट, हाँ 296 सीट है। 296 में अगर 229 सीट जो है उस पर ये ब्रिटिश इंडिया को मिलता है। अब जो है बिकॉज 296 सीट था उसमें से मुस्लिम लीग अलग हो जाता है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ब्रिटिश इंडिया जो है, ये मैं लिख देता हूं, ब्रिटिश इंडिया को 229 सीट मिलता है और 93 सीट प्रिंसली स्टेट को था, 93 सीट प्रिंसली स्टेट को था और उसमें से अब 70 सीट प्रिंसली स्टेट को मिलता है। इनिशियल फिगर को देखते हैं, एक्चुअल फिगर को देखते हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था, उसमें 389 सीट था, जिसमें से ब्रिटिश इंडिया को 299 सीट मिलता है। अब जो है 389 में अगर आप देखें तो ब्रिटिश इंडिया को 296 सीट रहता है, जिसमें से अब ब्रिटिश इंडिया से बाइकआउट करते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग बाइकआउट करता है और ब्रिटिश इंडिया को 229 मिलता है। प्रिंसली स्टेट को 93 था, अब प्रिंसली स्टेट को 70 सीट मिलता है, ठीक है। अब इस तरह से इंडिया का जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्स्टिट्यूएंट, अब ये पर्सन 229 मेंबर फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया एंड 70 मेंबर फ्रॉम प्रिंसली स्टेट, ये इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कहां जमा होते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फर्स्ट मीटिंग जो है वो 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग जो है, ये यहां फर्स्ट मीटिंग जो होता है ये होता है 1 दिसंबर 1946 को, ठीक है, जिसमें से 296 में से 211 मेंबर रहते हैं क्योंकि मुस्लिम लीग बाइकआउट करता है। और वो फर्स्ट मीटिंग होता है, उस फर्स्ट मीटिंग में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वाज द टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ, क्योंकि सबसे वयस्क थे तो वो टेम्पररी प्रेसिडेंट बनते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और उसके बाद राजेंद्र प्रसाद बिकेम द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बनते हैं। एक बार मैं रिकैप करा देना चाहता हूं, रिकैप थोड़ा सा फास्ट होगा भाई। रिकैप में यह है कि हमारे पास 2 बुक है 12th क्लास में, 11th क्लास में सॉरी, एक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क उस बुक का नाम है। दूसरा है पॉलिटिकल थ्योरी, इसमें थ्योरी है 10 चैप्टर है, थ्योरी है बहुत सिंपल सा है। अगर आप इसमें फर्स्ट चैप्टर को देखेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बनता है उसकी जर्नी के बारे में है। अब इंडिया किस तरह से आजाद होता है, 2 स्टेट बनता है, डोमिनियन ऑफ इंडिया, डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान, उसकी हम कहानी सुनते हैं। हम ये भी पढ़ते हैं कि भारत का संविधान जो है वो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में बन के तैयार होता है। बट ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इतने दिन बैठा, मतलब अगर आप देखें तो 9 दिसंबर से लेकर के आपका 1950 तक 24
1949 तक, ये 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठता है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। और अगर आप जर्नी देखें तो ये 1773 से ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने की जर्नी स्टार्ट हो जाता है। और इसके साथ ही अगर आप थोड़ा सा कंपोज, हम मेन कॉन्स्टिट्यूशन किसको फ्रेम करते हैं, कहां से हम कॉन्स्टिट्यूशन को इनहेरिटेट करते हैं, तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेस बनता है, इसको हम इनहेरिटेट करते हैं। साथ ही साथ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में पास होता है। उसके बाद हमने बताया कि क्या रीजन था भारत को आजादी मिलता है, ये जानना बहुत जरूरी है, बट इसमें हमने मोर इंपोर्टेंट रीजन को दिया, जो क्रक्स है, हम क्रक्स रीजन को बताया। ये मेन रीजन तो यही है भारत को आजादी को लेकर के। उसके बाद आपके इंटरिम गवर्नमेंट बनता है, इसको भी हमने देख लिया था। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था क्यों, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो स्ट्रेंथ था वो 389 था, जिसमें से 296 ब्रिटिश इंडिया का, 93 मेंबर प्रिंसली स्टेट का। उस 296 में इलेक्शन होता है, इलेक्शन में 208 सीट ब्रिटिश इंडिया जीतता है, 73 सीट मुस्लिम लीग जीतता है और 15 सीट जो है वो इंडिपेंडेंट मेंबर जीत के आते हैं। उसके साथ ही मुस्लिम लीग बाइकआउट करता है कि हम इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट नहीं रहेंगे, और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट नहीं रहते हैं। और उसके बाद 296 में जो इलेक्शन होता है, और 296 जो ब्रिटिश इंडिया का सीट जो था वो सीट घट करके 229 होता है, और 93 सीट जो प्रिंसिपल स्टेट का था वो घट करके 70 हो जाता है। और ये पर्सन मिल करके कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलते हैं इस अगले लेक्चर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।